अक्सर सुनने को मिलता है कि सर मेरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन फिर भी मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया है। और फिर जब है कि एक प्रोफाइल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, नॉर्मल सी ओके लाइक काइंड ऑफ प्रोफाइल होती है, लेकिन उसके ऊपर वीज़ा मिल जाता है, मेरे सामने आती है, तो मैं आपसे प्रोफाइल शेयर करने लगा हूँ। उनका अपना एक काम है, वो एक बिजनेस पर्सन है, एक फैक्ट्री कह सकते हैं, एक इसको रिकनसाइल किया गया, इसके ऊपर वर्किंग की गई, दोबारा केस जमा करवाया और उसकी जो एक फॉर्म थी वो ये थी कि उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। कि इनकी अपने कंट्रीज़ के साथ होम टाइज ये हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम्स पे अपने क्लिनिक पे टाइम देते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मुझे एक क्वेश्चन अक्सर सुनने को मिलता है कि सर मेरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन फिर भी मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया है। और फिर जब मैं एक चीज़ को एनालिसिस करता हूँ तो सम टाइम मुझे ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक प्रोफाइल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, नॉर्मल सी ओके लाइक काइंड ऑफ प्रोफाइल होती है, लेकिन उसके ऊपर वीज़ा मिल जाता है। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? नंबर 1 के ऊपर मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि प्रोफाइल की प्रिपरेशन का एक राइट मेथड क्या होता है, आपको कैसे अपनी प्रोफाइल प्रिपेयर करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग, उनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है लेकिन वे टू प्रेजेंट द प्रोफाइल इनटू द एम्बेसी वो उनको समझ नहीं आ रही होती। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं होती, एक नॉर्मल प्रोफाइल होती है, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल को ऐसे प्रेजेंट करते हैं एम्बेसी में जिसकी वजह से उनको जो वीज़ा है वो काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं और काफ़ी इजीली मिल जाता है। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट और डिटेल वीडियो में। नंबर 1 के ऊपर प्रोफाइल प्रिपरेशन कौन सी है और कैसे करनी चाहिए, और नंबर 2 के ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जब आप अपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट करते हैं या जब आपने अपनी प्रोफाइल को प्रिपेयर करना है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, जहां वो ये सर्च कर रहे हैं कि उनको इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड जो है ना वो कोई हेल्प चाहिए, इस तरह के टॉपिक से मटेरियल से रिलेटेड उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। और जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो करें, फिर मुझे मैसेज सेंड करें अगर आपकी कोई पर्सनल क्यूरी है। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। और अगर आपकी कोई जनरल क्यूरी है, अगर आप कुछ जनरली मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अब देखिए सर, यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक बंदा है, उसकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, लाइक वो एक बिजनेस पर्सन है और उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। उसकी प्रोफाइल में जो उसका अकाउंट बैलेंस है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और उसकी प्रोफाइल में जो उसकी ट्रैवलिंग है वो भी बहुत अच्छी ट्रैवलिंग है, और उसकी प्रोफाइल एक जेन्युइन प्रोफाइल है। लाइक वो किसी भी कंट्री का वीज़ा एक्सपेक्ट करता है कि वो अप्लाई करेगा और उसको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन होता कुछ इस तरह से है कि वो वीज़ा अप्लाई करता है और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जब वही प्रोफाइल मेरे सामने आती है तो मैं आपसे प्रोफाइल शेयर करने लगा हूँ। उनका अपना एक काम है, वो एक बिजनेस पर्सन है, एक फैक्ट्री कह सकते हैं, एक यूनिट कह सकते हैं, उनकी वो है। इसके ऊपर फिर उसके बाद वो उनकी प्रॉपर कंपनी है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी एफिलिएटेड है, एनटीएन नंबर उनके पास प्रॉपर लगा हुआ है, और उनकी टैक्स रिटर्न्स भी हैं। अब यहाँ पे ये एक चीज़ है, जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि सर मुझे ये बताइएगा कि आपका ये केस किसने प्रिपेयर किया है, तो वो कहते हैं कि यार मुझे किसी को साथ अपना केस प्रिपेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ये सारा कुछ कर सकता हूँ, और मैंने खुद ही ये सारी चीज़ें जो है ना वो अटैच की हैं, और मैंने जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स जाके एम्बेसी में जमा करवा दिए थे। तो मैंने जब उनसे ये पूछा कि सर आपने ये सारी चीज़ें खुद चेक करके अटैच करके एम्बेसी में जमा करवाई हैं, तो कोई क्राइटेरिया या कोई चीज़ तो होगी कि जिससे आपको आइडिया होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो चेक लिस्ट है वो एम्बेसी से देखी हुई है, तो उसी चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने अटैच किया और अपने जमा करवा दिए हैं। फिर वो मुझे ये एग्जाम्पल देते हैं कि इससे पहले मैंने यही काम जो है ना वो टर्की के लिए भी मैंने किया था, कि मैंने टर्की का वीज़ा लेने के लिए ऐसा ही किया था कि अपनी सारी डिटेल जो है ना वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अटैच की थी और वीज़ा जमा करवाया था और वो मुझे वीज़ा मिल गया है। लेकिन इस दफ़ा मेरा शेंजन जो है ना वो रिफ्यूज़ हो गया है। अब इसकी क्या रीज़न है सर? यहाँ पे जो आपको बताने का पर्पज़ यह है कि पॉइंट नंबर 1, ऐसा अगर एक एम्बेसी आपको इंटरटेन कर देती है तो इट डजेंट मीन कि दूसरी एम्बेसी जो है ना वो भी आपको उसी चीज़ के ऊपर इंटरटेन कर देगी। नंबर 1, आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को ज़रूर हायर करें जो आपकी कंसल्टेशन करे अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। उनकी प्रोफाइल में 2 से 3 पॉइंट ऐसे थे जो अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड नहीं थे। नंबर 1 जो पॉइंट था जो मैंने उनकी प्रोफाइल में देखा वो ये था कि उनकी जो टैक्स रिटर्न थी वो उनके बैलेंस के साथ मैच नहीं कर रही थी। उनका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स था SOA, उसके साथ उनकी जो टैक्स रिटर्न थी वो उनके साथ मैच नहीं कर रही थी।
नंबर 2, उनकी जो ट्रैवल प्लान था, उनकी जो ट्रैवल प्लानिंग थी, जो उन्होंने अपना डिटेल एक इटरनरी प्लान दिया हुआ था, वो भी उनके साथ मैच नहीं कर रहा था। जो भी उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर एक उन्होंने प्लान बना के शेयर किया हुआ था कि जी हम लोग जो है ना वो ये करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी उसके साथ किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से मैच नहीं कर रही थी। नंबर 3 के ऊपर जो था वो एक इम्पॉर्टेंट नोट ये था कि एक लेटर लिखा जाता है आपके साथ कोई अगर कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो उसकी गारंटी लेने के लिए और उसको आप स्पॉन्सर करने के लिए, तो वो भी टू समहाउ अटैच नहीं था। अब उनकी नज़र में तो ये चीज़ें आम सी या बड़ी टेक्निकल पॉइंट्स थे जो उन्होंने अटैच नहीं किए थे। इसको रिकनसाइल किया गया, इसके ऊपर वर्किंग की गई, दोबारा केस जमा करवाया और उसकी जो एक फॉर्म थी वो ये थी कि उनका वीज़ा अप्रूव हो गया। अब मैं आपको एक ऐसी प्रोफाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अक्सर ये सुनने में आता है कि सर मैंने तो इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं था लेकिन वीज़ा कैसे लग गया। उसमें आपकी या जिनकी प्रोफाइल ऐसी होती है उनकी कोई भी फनकारी या आर्ट नहीं होता, वो उस बंदे की है जिसने उनके केस को प्रेजेंट किया है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या था। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और उनका अपना बिजनेस है। अपने बिजनेस से पर्पज ये है कि उनका अपना क्लिनिक है। एनटीएन नंबर उनका बना हुआ है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, चैम्बर से साथ एफिलिएटेड है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं है। एनटीएन और चैम्बर के अलावा कोई टैक्स रिटर्न्स का उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था और इसके अलावा कोई भी मतलब के फर्दर कोई उनकी ट्रैवल प्लान भी नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले उनका प्लान जो है ना वो किया जाता है कि उनके वीज़े को अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करके टैक्स रिटर्न्स को बना के उनका वीज़ा लगवाया जाता है टर्की का। जब टर्की का वीज़ा लगवाया जाता है तो उनकी जो पिछली 2 साल की टैक्स रिटर्न्स है उनको पे करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट को अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड बनाया जाता है। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेटर अटैच किया जाता है कि वो जो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इस चीज़ की गारंटी देता है कि इनके पास जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड है और वो वेरीफाइड है, ठीक है, और वो वेरीफाइएबल है, उनको वेरीफाई किया गया है। फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो लेटर साथ लगाया जाता है वो लगाने के बाद उनको एक हाई प्रोफाइल करके दिखाया जाता है कि ये जो डॉक्टर हैं ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एक वेल नोन डॉक्टर हैं, एक सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। और इसके अलावा उनकी प्रोफाइल को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन किया जाता है कि इनकी अपने कंट्रीज़ के साथ होम टाइज ये हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम्स पे अपने क्लिनिक पे टाइम देते हैं और पर टाइम की इनकी इतनी इनकम है, इतनी देर ये वोकेशंस पे रहेंगे तो उसका इतना ज़्यादा इनको नुकसान है क्योंकि ये पीछे इतनी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं और इतनी देर ये अपने क्लिनिक से आउट रह रहे हैं और इनको इस डेट को वापस आके ज्वाइन करना है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट डेट्स इन्होंने बुकड की हुई हैं और पेशेंट ऑलरेडी अपॉइंटमेंट डेट्स लेते हैं। अब ये देखने को और कहने को बिल्कुल आम सी चीज़ें हैं, लेकिन प्रेजेंट करने वाले ने उनके केस को ऐसे प्रेजेंट किया कि टर्की के बाद उनका जो प्लान सेट किया गया था वो था जर्मनी के साथ कि वो यहाँ से टर्की फ्लाई करेंगे और टर्की के बाद वो जर्मनी जाएंगे, जर्मनी के बाद वो वापस टर्की आएंगे और टर्की के बाद वो वापस आ जाएंगे क्योंकि जो ट्रांजिट फ्लाइट थी उनकी वो टर्की के थ्रू थी, रूट थ्रू हो रही थी। तो ये वो आपको बताने का पर्पज़ ये है कि अक्सर लोगों से ये सुनने को में आता है कि सर मेरी इतनी स्ट्रांग प्रोफाइल है, मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया है। उसकी ये रूट कॉज और रीज़न होती है जो आप खुद से समझ रहे होते हैं कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है। नो डाउट आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, लेकिन उसको स्ट्रांग प्रेजेंट भी करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि उनकी प्रोफाइल तो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना उनके पास ये नंबर था, ना उनके पास ये डॉक्यूमेंट था, ना ये था, फिर उनका वीज़ा कैसे लग गया है। तो ये उस बंदे का कमाल है जिसने उनका केस अप्लाई करके उनको वीज़ा दिलवाया है। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात आपको समझ नहीं आई, कुछ पूछना चाहें आप हाईलाइट करके नोट मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।